शारदा अपने बेडरूम के दीवार पे लगी भाई चंद्रशेखर की तस्वीर के पास आती है। मुझे माफ कर देना भाई, जब तक मैंने आपकी बेटी मेघना को अपनी बहू बनाने की सोची ही थी कि तुम्हारे जीजा जी ने अपने दोस्त की बेटी को ले आए, क्योंकि वो वादा कर चुके थे उस काली अनामिका से रमेश की शादी करवा दी। तब से इस घर में मानो अमावस्या छा गया। किसी भी दिन मैं मेघना को अपनी घर की बहू बना के जरूर ले आऊंगी। इस तरह कहते हुए वो अपना आंसू पोंछती है और फिर हॉल में आती है। वहाँ पति प्रसाद, बेटा रमेश काली बहू अनामिका के दिए हुए गर्मा गर्म चाय पी रहे होते हैं। तभी शारदा वहाँ हॉल में आके सोफे पे बैठती है। अरे काली बहू अनामिका, तुम अपने काले रंग के तरह मुझे कॉफी मत देना, बल्कि मेरी रिश्तेदार मेघना के तरह सफेद कॉफी बना कर देना। इस तरह वो जोर से कहती है। किचन में काली बहू अनामिका ये सारी बातें सुन के थोड़ा दुखी हो जाती है और वो रोने लगती है। मेरे और मेरे पति के बीच शादी हुए 1 साल हो गए, पर अभी तक मेरी सासू माँ ने मुझे बहू के रूप में स्वीकारा नहीं। हमेशा मुझे वो काली करियट कहती है, नहीं तो काली अनामिका कहकर बुलाती है। अब वो मेरी सासू माँ है, मेरी माँ के बाद वही मेरी माँ है। उनके मुंह पे मैं कुछ कह भी नहीं सकती। इस तरह सोचते हुए कॉफी बना के छान के वो किचन से निकल आती है। शारदा की ऐसी बातें सुन के रमेश और प्रसाद दोनों को ही बहुत बुरा लगता है। ये क्या शारदा, जब से उठती है और जब तक वो सोती नहीं तब तक उसे काली कलमुही बुलाती हो, घर का काम करवाती हो और तुम उसे बहू के रूप में स्वीकारती भी नहीं। ये सही नहीं कर रही हो शारदा। हाँ माँ, चाहे वो काली क्यों ना हो, पर वो मेरी धर्म पत्नी है। उसके पिताजी ने हमें जिंदा रखने के लिए अपनी जान दे दी। हो सकता तुम भूल गई हो, पर पिताजी ने ये बात कभी नहीं भूला, इसीलिए उन्होंने मेरी अनामिका से शादी करवा दी। वो बात मैं कभी भी नहीं भूली हूँ, इसीलिए तो शादी के लिए इनकार नहीं किया। अगर मैं ना कह देती तो ये काली लड़की हमारे घर में मंडराती क्या? हाँ माँ, लेकिन अगर तुम उसे स्वीकार लेती तो वो इस घर में रानी की तरह घूम रही होती। चूँकि तुमने उसे स्वीकार नहीं किया, इसीलिए वो नौकरानी बन के घूम रही है। रमेश अपनी आंखों में आंसू लेकर वहाँ से चला जाता है। तब तक काली रंग की अनामिका ट्रे में गर्मा गर्म कॉफी लेकर शारदा के पास आती है। शारदा अनामिका का चेहरा देखे बिना ही सुंदर से सफेद कॉफी को देखकर कहने लगती है, अरे वाह रे वाह, मुझे मेरी भतीजी बहुत पसंद है, बिल्कुल इस सफेद कॉफी की तरह। खुशी और उत्साह से शारदा अपना कॉफी पी रही थी। वो बूंद बूंद कॉफी का आनंद ले रही थी। फिर कॉफी पीते हुए, क्या मिलाया है जो इतना स्वादिष्ट है? बहू के आंसू, चिंता, परेशानी सब मिश्रित है इसमें, इसीलिए ये कॉफी इतना स्वादिष्ट है। ये सुनकर शारदा को बड़ा गुस्सा आता है। छी छी, इतना कहकर वो काली बहू अनामिका के मुंह पे उस कॉफी को फेंककर वहाँ से चली जाती है। अनामिका को बहुत बुरा लगता है। माफ करना बहू, मुझे लगा था तुम्हारी सासू माँ तकलीफ समझेगी। मैं समझ गई हूँ कि वो मेरी माँ नहीं है, सासू माँ है। इतना कहकर दुखी होकर वहाँ से चली गई अनामिका। एक दिन रमेश पार्क में बैठा था। उसे याद आ रहा था कि उसकी माँ उसकी पत्नी को सांवले रंग होने के कारण कितना चोट पहुँचाती है, इसीलिए वो मनी मन रो रहा था। तभी मेघना, जो अपने दोस्त के साथ पार्क में आई थी, उसने देखा रमेश को दुखी बैठे हुए। वो अपने दोस्त को वहाँ से भेज देती है और रमेश के पास आती है। मेघना को देखते ही रमेश अपना आंसू पोंछने लगा। क्या हुआ रमेश, यहाँ पे बैठ के तुम क्यों रो रहे हो? उसके पूछने पर रमेश पूरी कहानी उसे खुल के बताता है। उसे सब समझ में आ जाता है। ये बिल्कुल सही कहा, इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई चारा भी नहीं। फिर आंटी अनामिका को तकलीफ नहीं देगी, जो भी काम करने को होगा वो मुझे ही करने को कहेगी। इतना कहकर वो रमेश को साथ लेकर पास के मंदिर में चली जाती है। रमेश देवी माँ को प्रणाम करके फूलों का माला मेघना के गले में डाल देता है। वहाँ से वो और मेघना घर आते हैं। उन दोनों के गले में फूलों का हार देखकर अनामिका आश्चर्य रह जाती है। उसके हाथ से सब्जी का थैला वहीं पे छूट जाता है, पर शारदा इस बात से बहुत खुश होती है। वो रोती हुई अनामिका से उन दोनों का आरती भी करवाती है। फिर मेघना और रमेश घर में प्रवेश करते हैं। अगले दिन बिस्तर पे लेटी हुई मेघना, सासू माँ मुझे बेड कॉफी चाहिए, नहीं तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा। इतना कहते ही शारदा जल्दी जल्दी गर्मा गर्म कॉफी बना के मेघना के पास ले जाती है। तब तक मेघना शारदा का फोन अपने हाथों में ले लेती है। बेड कॉफी लाई हूँ, वो फोन साइड में रखो। मुझे नहीं पता था तुम्हें इतनी बुरी आदत है।
इतना कहकर कॉफी देती है और फोन लेकर वहाँ से चली जाती है। मेघना बेड कॉफी पीती है और गुलदस्ता को अपने हाथ में उठाकर, सासू माँ मुझे नहाना है, जरा गीजर ऑन कर दीजिएगा, नहीं तो जिस ड्रेसिंग टेबल पे बैठ के आप मेकअप करती है वो टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। इस तरह से कहने पे शारदा जो सोफे पे बैठी थी वो भागते हुए उसके कमरे में आती है और आके जल्दी से बाथरूम का गीजर ऑन कर देती है। इसी तरह दिन निकल रहे थे। अब शारदा अपनी गोरी बहू के ये सब नखरों को झेल नहीं पा रही थी। हाय दैया रे दैया, तुम मेरी रिश्तेदार की बेटी हो, मेरी अपनी हो। मुझे लगा था सुंदर बहू आएगी, मेरा देखभाल करेगी, मेल भाव रहेगा, कितना प्यार रहेगा, इसीलिए मैंने अपनी काली बहू को कितना खरी खोटी सुनाया, उसके ऊपर हाथ भी उठाया। अब मुझे वो दर्द समझ आ रहा है। उसके कहने के दौरान अनामिका दरवाजे के पास से उसकी सारी बातें सुन के उसके पास आती है। काली बहू को आते देख वो उसके पास प्यार से जाती है। माफ कर देना बहू, मैंने बस तुम्हारा काला रंग ही देखा, पर तुम्हारा सुनहरा रंग, तुम्हारे मन में ये प्यार कभी नहीं देखा। इस तरह कहते हुए वो अपनी काली बहू को गले लगा लेती है। माँ जी, मुझे ये लड़की नहीं चाहिए, आप इसे कहीं पे भेज दीजिए, मैं अपनी जान से भी ज्यादा अच्छे से आपकी देखभाल करूंगी। ये देखकर मेघना, रमेश और प्रसाद तीनों मुस्कुराने लगते हैं, पर अनामिका और शारदा को कुछ भी समझ में नहीं आता। आंटी, आपको कैसे लगा कि मैं रमेश से शादी करूंगी? रमेश मेरा बचपन का दोस्त है, उसके लिए मेरे मन में बेस्ट फ्रेंड वाली फीलिंग्स है, हस्बैंड वाली फीलिंग्स नहीं है। कभी भी मेरे मन में उसके लिए ऐसी सोच नहीं आई और आज भी नहीं है। फिर ये सब तुम्हारी सासू माँ में बदलाव लाने के लिए कोशिश थी बहू। ये सब एक नाटक था, उन दोनों की शादी नहीं हुई है। ये सुनकर अनामिका और शारदा दोनों बहुत खुश होती है। मेरी काली बहू अच्छी है, गोरी बहू नहीं चाहिए। इतना कहकर शारदा अनामिका को अपने गले लगा लेती है। आज यही तक, नई कहानी लेकर हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार। एक दिन सासू माँ शारदा अपनी सहेली सुरेखा के साथ बस स्टैंड पर मंदारपल्ली गांव जाने वाली बस का इंतजार कर रही होती है। बस स्टैंड के सामने ही कृष्णा होटल मैनेजमेंट कॉलेज था। उस कॉलेज से सुरेखा बहू अनामिका को बाहर आते हुए देखती है। मैं तो कुछ और ही सोची शारदा, पर तुम तो महान हो। क्या हो गया, अचानक मेरी तारीफ कर रही हो? अपनी बहू का सही रुचि के बारे में पता करके तुम उसे सही शिक्षा दे रही हो, तारीफ ना करके कैसे रहूं? क्या मैं बहू को शिक्षा दिला रही हूँ? बेटे को काम करना है और बहू को पूरा परिवार संभालना है, इतना ही मैं जानती हूँ। फिर तुम्हारी बहू कॉलेज क्यों आ रही है? इस तरह कहने पे शारदा मुड़ के देखती है बहू होटल मैनेजमेंट कॉलेज से निकल रही है। अरे सुरेखा, ये कॉलेज तो है, पर अनामिका वहाँ पे रसोइया का काम करती है। 15 दिन हो गए हैं। तुम पागल हो, ये कॉलेज तरह तरह का खाना पकाना सिखाता है। लगता है तुम्हारे बेटे ने तुमसे झूठ बोला है, तुम्हें धोखा दे रहा है। तुम्हारी बहू आ ही रही है ना, उससे पूछ लो। इसी दौरान अनामिका बस स्टैंड में आती है। अपनी सासू माँ शारदा को बस स्टैंड में देखकर वो आश्चर्य हो जाती है और फिर वो मनी मन सोचने लगती है, सासू माँ यहाँ पे? क्या उन्होंने मुझे कॉलेज से बाहर निकलते हुए देख लिया? अब वो मुझसे पूछेंगी तो मैं क्या कहूँगी? हे भगवान, हमें बचा लो। अगर उन्हें पता चल गया मैं और मेरे पति ने झूठ कहा है उनसे, फिर तो मानो हो गया, सब गड़बड़ हो जाएगा। इस तरह सोच ही रही थी, तभी वहाँ पे बस आ जाती है। फिर सासू माँ से ज्यादा कुछ कहे बिना वो बस पे चढ़ के एक सीट में बैठ जाती है। वो एक दूसरे को देखती है, फिर बस चलने लगती है। आधे घंटे के अंदर बस मंदारपल्ली गांव पहुंच जाती है। घर के सामने पौधों पर प्रसाद पानी दे रहे होते हैं। वहाँ बच्चे हरीश और भावना मन लगा के पढ़ाई कर रहे थे। रमेश बैठ के कुछ हिसाब लगा रहा था। तभी शारदा और अनामिका घर आती है। रुको बहू। ये सुनते ही अनामिका आश्चर्य होकर वहीं पे रुक जाती है। मेरे सर पे हाथ रख के कहो कि तुम उस कुकिंग कॉलेज में ही गई थी और खाना पकाने ही गई थी। इतना कहते ही अनामिका का हाथ लेके वो अपने सर पे रख लेती है। ये सुनते ही रमेश, बच्चे, सभी लोग एक साथ सास बहू को देखने लगते हैं। बोलो बहू, जो कहा वो करो। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं वहाँ पे रसोइया नहीं हूँ। अलग अलग देशों के पकवान बनाना सीखने के लिए मैं होटल मैनेजमेंट कॉलेज में जाती हूँ। ये सुनकर शारदा अनामिका के गाल पे कस के थप्पड़ लगाती है। आवाज सुन के प्रसाद घर के अंदर भाग के आते हैं।
माँ, मेरी बात सुनो, इसमें बहुत अच्छा भविष्य है, भरोसा करो मुझ पे। जैसे ही उसने कहा, उसके बाद पूरे बिल्डिंग के हॉल में जितने लोग वहाँ पे थे सब इधर उधर फैल गए। पति प्रसाद, बेटा रमेश, बहू अनामिका, पोता हरीश, पोती भव्या। फिर शारदा बड़ी बड़ी आंखें करके कहने लगी, जिस दिन से तुमने मेरी बात नहीं मानी और अपनी पत्नी के साथ मिलकर खाना पकाना शुरू कर दिया, उसी दिन से तुम्हारी माँ मर गई थी। शारदा, इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करो। आप तो कुछ मत कहिए, आप अपने बेटे के साथ मिलकर मुझे धोखा दिए हैं। पहचान वालों के घर में रसोईया चाहिए, घर पे बहू बैठे बैठे क्या करेगी, ये कहकर आपने मुझे मना लिया और आप लोगों ने मिलकर बहू को पढ़ने के लिए भेज दिया। बिना गुस्सा किए शांति से सोचो माँ, अनामिका को खाना पकाना पसंद है और इसलिए वो एक शेफ बनना चाहती है। अगर मैंने उसे पढ़ा लिया तो उसमें क्या गलती है? लेकिन मुझे कॉलेज जाना बिल्कुल पसंद नहीं, ना ही उसका शेफ बनना पसंद है। आज्ञाकारी के तरह घर पे बहू बन के रहे वही काफी है। एक बार के लिए बेटे की भावना को भी समझो शारदा। मैं किसी का दर्द नहीं समझने वाली, ना ही किसी को सुनने वाली हूँ। जब तुम लोगों ने अपना फैसला अपने लिया है और चाहते हो कि अपनी मर्जी से चलो, तो फिर तुम लोगों का इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं। निकल जाओ इस घर से, नहीं तो मुझे वादा करो। ऐसा कहकर शारदा चली जाती है। अब चूंकि उनके पास कुछ चारा नहीं था, इसीलिए रमेश, अनामिका, बच्चे सभी दुखी होकर रोते रोते घर से बाहर निकल आते हैं। फिर ऑटो बुला के वो शहर चले जाते हैं। वहीं पे एक भाड़े पे घर लेते हैं। अनामिका अपना सोने का कान का निकाल के रमेश को देती है। रमेश जाके उसे गिरवी रखकर कुछ पैसे ले आता है। माँ ने हमें घर से बाहर निकाल दिया है, अब हम सुपरमार्केट नहीं जा सकते हैं, हमें कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा। अब तो मैं होटल मैनेजमेंट कॉलेज भी नहीं जा सकती हूँ, तो कुछ काम कर लेती हूँ। अनामिका के ऐसे कहने पर रमेश कुछ जवाब नहीं देता है। इसी तरह दिन निकल रहे थे। रमेश और अनामिका काम ढूंढने के लिए निकलते हैं, पर उन्हें कहीं भी कोई काम नहीं मिलता। एक दिन वो दोनों बहुत दुखी होकर एक पार्क में बैठे हुए थे। वहीं पे एक बुजुर्ग महिला स्वादिष्ट पकौड़ी बना रही थी और उसी के बगल में एक बुजुर्ग आदमी बांस की टोकरी बनाकर वहाँ पे बेच रहा था। पकौड़ी के दुकान के पास बहुत भीड़ थी। मुझे पकौड़ी दो, मुझे पकौड़ी दो, लोग इस तरह से कह रहे थे। तभी वो बुजुर्ग महिला रमेश और अनामिका को देखकर बुलाती है। वो दोनों उनके पास जाते हैं। क्या थोड़ी सी मदद कर दोगे? फिर रमेश और अनामिका पकौड़ी बनाने में मदद करने लगते हैं। शाम तक वहाँ पे वो काम करते हैं। वो बुजुर्ग महिला कुछ पकौड़ी उन्हें दे देती है, फिर अपने पति को साथ लेकर वहाँ से वो चली जाती है। अगले दिन रमेश और अनामिका फिर से उस ठेले के पास जाते हैं। ना ही वहाँ पे वो बुजुर्ग महिला और ना ही वो बुजुर्ग आदमी थे। वहाँ पे कुछ लोग पकौड़ी खाने के लिए वहाँ आए। फिर काफी देर सोचने के बाद अनामिका ने सोचा, क्यों ना यहाँ पे पकौड़ी बेचा जाए। रमेश उसकी बात पे मंजूर हो जाता है। उस दिन से रमेश और अनामिका स्वादिष्ट पकौड़ी बनाकर ठेले में बेचने लगते हैं। उनकी अच्छी कमाई होती है। कुछ दिन के बाद वहाँ पे लोग तरह तरह के अलग अलग स्वाद के पकौड़ी मांगते हैं। जब भी वो अपने पकौड़ी के ठेला देखते थे, उन्हें बांस की टहनियाँ भी याद आने लगी। फिर अनामिका के मन में विचार आया कि वो बांस की टहनियों से पकौड़ी बनाएगी। फिर रमेश गांव चला जाता है। वहाँ से बांस की टहनियों को लेकर वो शहर आता है। उस दिन से अनामिका बांस का पकौड़ी बनाकर बेचना शुरू कर देती है। उसे अच्छा नाम मिलता है। फिर एक दिन अनामिका के पकौड़ी के बारे में शारदा को भी पता चलता है। फिर एक दिन शारदा प्रसाद को लेकर पकौड़ी खाने के लिए आती है। पकौड़ी देने के साथ साथ अनामिका आके शारदा के पैर छू के प्रणाम करती है और आशीर्वाद लेती है और खुशी खुशी साथ में जीवन बिताने लगती है। आज यहीं तक, नई कहानी लेके फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।